मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। इन चंद लाइनों के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। और देखा जाए तो कल के सेशन की शुरुआत हम कुछ कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट बैच है विद्यार्थी से लेकर वर्दी तक, इस सेशन की कल पहली क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के दूसरे सेशन की हम शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। कल हमने आपको स्वर का विभाजन बताया था। कल हमने आपको बताया था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक, ये सब बातें हमने आपको बताई थी कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। कल हमने आपको बताया था मुक्ताक्षर क्या होते हैं और बद्धाक्षर क्या होते हैं। कल हमने विभाजन बता दिया स्वर का, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कल हमने बता दिया था। और कल हमने आपको बताया था किसके आधार पर, उच्चारण काल एवं मात्रा के आधार पर। इसी क्रम में हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत में स्वर का विभाजन का ही रूप चलने वाला है। आज के सेशन में जो अगला स्वर का विभाजन होगा हमारा, वो अगला स्वर का विभाजन है, देखा जाए तो जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। अगला है जिह्वा, या हम कह सकते हैं जिह्वा के उठने के आधार पर। जिह्वा के उठने के आधार पर। और जिह्वा के उठने के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जिह्वा के उठने के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये आपका होता है अग्रस्वर। सबसे पहला आपका जो स्वर होता है वो कौन सा स्वर होता है? अग्रस्वर होता है। अच्छा, अग्रस्वर के अंतर्गत देखा जाए कि अग्रस्वर क्या होते हैं, तो अग्रस्वर की बात में अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में इसमें भैया जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, हम कह सकते हैं कि जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है। जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है। अग्रभाग ऊपर उठता है, तो जिसमें जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे हम कहते हैं अग्रस्वर कहते हैं। देखा जाए कि अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो भैया अग्रस्वर के अंतर्गत आपके आते हैं ह्रस्व ई आता है, दीर्घ ई आता है और री आता है, ए आता है और अ आता है। ये आपके होते हैं क्या? कौन से स्वर होते हैं? ये आपके अग्रस्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। तो अग्रस्वर की संख्या आज पूछी जाए तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अग्रस्वर हो जाते हैं। अगला देखा जाए तो अगला जो स्वर है वो अगला स्वर है दूसरा, उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। देखा जाए तो मध्य स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर उठता है या जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है। जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है। जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है। तो जिसमें जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो मध्य स्वर के अंतर्गत केवल भैया एक आता है ह्रस्व आ। क्या आता है? ह्रस्व आ। और ह्रस्व आ को हम कौन सा स्वर कहते हैं ये देखा जाए। ह्रस्व स्वर को भैया प्राकृतिक स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्राकृतिक स्वर कहते हैं। इसे प्राकृतिक स्वर भी कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं बेजोड़ स्वर। इसे हम बेजोड़ स्वर कहते हैं। और देखा जाए इसे बेजोड़ स्वर के अलावा इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। इसे हम स्वतंत्र स्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र स्वर कहते हैं। और इसे हम कहते हैं अमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? अमात्रिक स्वर कहते हैं।
इस तरह से अगर देखा जाए ये आपके मध्य स्वर होते हैं। इनके कई नाम होते हैं, प्राकृतिक स्वर, बेजोड़ स्वर, उदासीन स्वर, स्वतंत्र स्वर होते हैं और ये क्या होते हैं, अमात्रिक स्वर होते हैं। अगला देखा जाए, जो अगला आपका है वो अगला जो तीसरा इसका विभाजन है, इसका जो तीसरा विभाजन है वो आपका है पश्च स्वर। कौन सा स्वर है, पश्च स्वर। अब देखा जाए भैया कि पश्च स्वर क्या होते हैं। देखो भैया, पश्च स्वर की जो परिभाषा होती है, पश्च स्वर की परिभाषा ये होती है कि इसमें भैया जिह्वा का पश्च भाग कार्य करता है, जिह्वा का पश्च भाग कार्य करता है। तो इसमें जिह्वा का पश्च भाग कार्य करता है। तो ये कौन से स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। देखा जाए इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं देखा जाए। देखो भैया, ये आपके क्या हो गए, अग्र स्वर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मध्य स्वर, और इसमें जो बचा है उसमें दीर्घ आ बचा है। क्या बचा है, दीर्घ आ बचा है। हरस उ होते हैं, दीर्घ उ होते हैं, और क्या होता है, ओ होता है, और क्या होता है, अव होता है। और एक इसमें बचता है जिसे हम कहते हैं आगत स्वर, इसे हम कहते हैं आगत स्वर। और आगत स्वर को कहाँ रखा जाता है, आगत स्वर को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। कोई पूछे ये किस भाषा की ध्वनि है, तो ये भैया ये आपकी किस भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। किस भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि होती है। कौन, ये आगत स्वर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर के 3 प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3 2 5 1 6 और 6 5 कितने 11। यही आपके स्वर का विभाजन है। चलिए अगले विभाजन में देखा जाए, जो हमारा अगला विभाजन होगा वो किसके आधार पर होगा, अगला विभाजन जो होगा वो हमारा होगा मुख द्वार खुलने के आधार पर। अगला विभाजन जो होगा वो हमारा होगा किसके आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर अगर देखा जाए कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भैया 4 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार होता है उसे हम कह सकते हैं विवृत स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। अब देखा जाए विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत स्वर क्या होते हैं, तो भैया विवृत स्वर ये होते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख द्वार है वो सबसे ज़्यादा खुलता है। इसमें भैया मुख द्वार सबसे ज़्यादा खुलता है। तो जिसमें मुख द्वार सबसे ज़्यादा खुलेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। सबसे ज़्यादा खुलता है तो इसे हम भैया कौन सा स्वर कहते हैं, इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। और विवृत स्वर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विवृत स्वर के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण आता है, तो विवृत स्वर के अंतर्गत एक आता है क्या, आ। यही आपके विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। केवल आता है ये आपका दीर्घ आता है, इसी को हम विवृत स्वर कहते हैं। अगला विभाजन देखा जाए, दूसरा जो विभाजन है उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर देखा जाए क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। अर्ध विवृत स्वर, इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में देखा जाए तो अगर हम पूछें तो कह सकते हैं अर्ध संवृत्त की अपेक्षा, अर्ध संवृत्त की अपेक्षा, अर्ध संवृत्त की अपेक्षा, अर्ध संवृत्त की अपेक्षा अधिक तथा विवृत की अपेक्षा,
विवृत की अपेक्षा कम समय लगता है। विवृत की अपेक्षा कम समय लगता है। मतलब इसमें या तो आप कह सकते हैं कि इसमें मुख द्वार आधा खुलता है, ये भी कह सकते हैं कि जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है, या हम कह सकते हैं कि विवृत की अपेक्षा कम और देखा जाए अर्ध संवृत की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन वर्णों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, जिसमें मुख द्वार ज़्यादा खुलता है। तो इसमें मुख द्वार ज़्यादा खुलता है, ये आय होते हैं और क्या होते हैं, आव होते हैं। ये क्या होते हैं, आय होते हैं और आव होते हैं। और इसमें मुख द्वार आधा खुलता है, मतलब आ होता है, और आय होते हैं और आ होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आगत स्वर को भी रखा जाता है। इसमें आगत स्वर को भी रखा जाता है, आगत स्वर को भी अर्ध विवृत में रखा जाता है। भाई इसमें आपका पूरा मुख खुलता है तो इसमें आधा खुलता है, तो आ हो जाएंगे और आय और आ हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर। अगला जो तीसरा विभाजन है इसका तीसरा विभाजन है, वो देखा जाए कौन सा विभाजन है। तीसरा विभाजन भैया है, इसे हम कह सकते हैं अर्ध संवृत स्वर। इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर। अब देखो अर्ध संवृत स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखो अर्ध संवृत में इसमें हम कह सकते हैं कि मुख द्वार अर्ध विवृत की अपेक्षा कम और कह सकते हैं संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुलता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्ध विवृत की अपेक्षा कम, अर्ध विवृत की अपेक्षा कम, परंतु संवृत स्वर की अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगता है। देखा जाए तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये अर्ध संवृत की अपेक्षा पूछेगा कि संवृत स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, ये आपके कहलाते हैं क्या, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनको देखा जाए कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें भैया केवल दो आते हैं, इसमें केवल ए आता है और इसमें क्या आता है, ओ आता है। तो ए और ओ आते हैं, इनको हम रखते हैं अर्ध संवृत। क्या कहते हैं, अर्ध संवृत। अगला जो है चौथा इसका जो प्रकार है, इसका जो आपका 4 नंबर है, उसे हम कहते हैं, देखा जाए तो हम कह सकते हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर में मुख द्वार सबसे कम खुलता है। कह सकते हैं कि मुख द्वार सबसे कम खुलता है, मुख द्वार सबसे कम खुलता है। तो मुख द्वार यदि सबसे कम खुलेगा तो वही आपके क्या कहलाएंगे, संवृत स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनको देखा जाए। इसके अंतर्गत आपका जो बचता है, ह्रस्व ई आते हैं, दीर्घ ई आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व ई आते हैं और दीर्घ ई आते हैं। ह्रस्व ई आते हैं, दीर्घ ई आते हैं, ह्रस्व उ दीर्घ उ आता है, और इसमें क्या आते हैं, री आते हैं। यही आपके क्या होते हैं, यही आपके संवृत स्वर होते हैं। तो देखा जाए इस तरह से ये आपके संवृत स्वर हो जाएंगे। और इस तरह से मुख द्वार या मुख गुहा खुलने के आधार पर स्वर के जो प्रकारों की संख्या हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। चलिए हमने आपको 4 विभाजन बता दिए। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको विभाजन बता दिया। और उत्पत्ति के बाद उच्चारण काल मात्रा के आधार पर, अगला जिह्वा के आधार पर बता दिया, और मुख द्वार खुलने के आधार पर ये आपका चौथा विभाजन था। अगला विभाजन देखा जाए, अगला विभाजन किसके अनुसार होता है, तो आपका अगला विभाजन जो होगा वो देखा जाए तो हम कह सकते हैं मुखाकृत के आधार पर।
किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर अगर देखा जाए कि मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो देखा जाए भैया मुखाकृति के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो आपके दो होते हैं। एक तो वृत्तानुमुखी, क्या बोलते हैं हम? वृत्तानुमुखी बोलते हैं, या तो हम कह सकते हैं वृत्ताकार स्वर कह सकते हैं, वृत्तानुमुखी, या तो इन्हें हम कह सकते हैं गोलीय स्वर भी इन्हें कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? वृत्तानुमुखी या गोलीय स्वर कहते हैं। तो देखा जाए कि वृत्तानुमुखी स्वर क्या होते हैं, तो वृत्तानुमुखी स्वर के बारे में ये है कि इनके उच्चारण में जो आपकी मुख की आकृति होती है वो क्या होती है? गोल होती है। इसे आप मुखाकृति के आधार पर भी कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। इसे आप क्या कह सकते हैं? ओष्ठाकृति के आधार पर भी कह सकते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर ये भी इसमें आप कह सकते हैं। तो देखा जाए इसमें यानी ओष्ठ की आकृति जब वृत्त के समान होगी, इसमें क्या हो जाती है? ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान। इसमें ओष्ठ की आकृति किसके समान हो जाती है? वृत्त के समान। ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान होती है, ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान। यानी जब ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान होगी तो उसे हम कहते हैं क्या? गोलीय स्वर, या इसे हम कह सकते हैं वृत्तानुमुखी स्वर। देखा जाए कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, देखा जाए तो जिसमें ओष्ठ गोल हो जाएगा, हरस उ आ जाएगा, दीर्घ उ आ जाएगा, और ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा। यानी इसमें जो ओष्ठ की आकृति होती है वो आपके ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। तो जिसमें ओठ की आकृति गोल हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तानुमुखी या गोलीय स्वर कहते हैं। अगला विभाजन देखा जाए, जो इसका दूसरा विभाजन होता है वृत्तानुमुखी, वो आवृत्तानुमुखी। अगला क्या है? चाहे आप आवृत्तानुमुखी कहें, चाहे आप क्या कह सकते हैं? गोलीय, या इसे अगोलीय कह सकते हैं, या तो आवृत्तानुमुखी कहें, या तो आप इसे अगोलीय स्वर कह सकते हैं। तो इसमें ओष्ठ की आकृति है वो वृत्त के समान, या कह सकते हैं गोल नहीं होती है, ओष्ठ के समान गोल नहीं होती है, या ओठ की आकृति वृत्त के समान नहीं होती है। तो इसमें देखा जाए कौन कौन से आते हैं। इसमें कह सकते हैं कि वृत्त के समान नहीं होती, वृत्त के समान नहीं होती। तो जिसमें वृत्त के समान नहीं होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? वृत्त के समान नहीं होती। ये भैया कहलाते हैं क्या? आवृत्ताकार या आवृत्तानुमुखी या अगोलीय स्वर इन्हें कहते हैं। देखा जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इनकी चर्चा कर लिया जाए। इसके अंतर्गत भैया जो यहाँ से बसते हैं सब आ जाते हैं, यानी हरस्व आ आता है, दीर्घ आ आता है, और देखा जाए हरस्व ई आती है, दीर्घ ई आती है, और क्या आती है? री आते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ से ये आपके किस में आ जाते हैं? आवृत्तानुमुखी आ जाते हैं। तो देखा जाए इसमें ये आपके 3, 2, 5, 5, 4 और 9। इसमें और कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं देखा जाए तो इसमें ए आ सकते हैं और अ आ सकते हैं। ये आपके क्या हो जाते हैं? आवृत्तानुमुखी या अगोलीय स्वर। चलिए यह आपका विभाजन रहा मुखाकृत या ओष्ठाकृत के आधार पर, मुखाकृत या ओष्ठाकृत के आधार पर। चला जाए देखा जाए अगला विभाजन जो होगा हमारा, अगला विभाजन होगा वो किसके आधार पर होगा? वो हम कह सकते हैं पेशीय तनाव के आधार पर। अगला जो होगा हमारा वो किसके आधार पर होगा? वो पेशीय तनाव के आधार पर कह सकते हैं, पेशीय तनाव के आधार पर। पेशीय तनाव के आधार पर
पेशीय तनाव के आधार पर इनकी बात की जाए तो देखा जाए पेशीय तनाव के आधार पर जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कोमल या शिथिल स्वर। कोमल या शिथिल स्वर कहते हैं। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं कर्कश, कर्कश या कठोर स्वर कह सकते हैं। कर्कश या कठोर स्वर पेशीय तनाव के आधार पर देखा जाए तो ये क्या होते हैं और इस तरह से बात की जाए कि इनकी परिभाषा क्या होती है तो इसमें पेशीय तनाव कम होता है, इसमें पेशीय तनाव, इसमें पेशीय तनाव कम होता है। तो जिसमें पेशीय तनाव कम होता है उसे हम क्या कहते हैं कोमल स्वर कहते हैं या शिथिल स्वर कहते हैं। देखा जाए इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आपके ह्रस्व आ आते हैं, ह्रस्व ई आते हैं और ह्रस्व उ आते हैं। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके ह्रस्व आ आता है, क्या आता है ह्रस्व आ, इसमें ह्रस्व आ आता है और ह्रस्व ई आता है और ह्रस्व उ आता है। ये आपके कोमल या शिथिल स्वर कहलाते हैं। अगला देखा जाए कर्कश या कठोर स्वर, कर्कश या कठोर स्वर इसमें क्या होता है देखा जाए तो पेशीय तनाव, इसमें पेशीय तनाव, पेशीय तनाव अधिक होता है, इसमें पेशीय तनाव अधिक होता है, पेशीय तनाव अधिक होता। तो जिसमें पेशीय तनाव अधिक होगा वो कर्कश या कठोर स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें दीर्घ आ आते हैं, दीर्घ ई आते हैं, दीर्घ उ आते हैं और इसमें ए आते हैं, अ आता है, ओ आता है और क्या आता है औ। इस तरह से ये आपके क्या कहलाते हैं कर्कश या कठोर स्वर। तो यह आपका विभाजन रहा किसके आधार पर, पेशीय तनाव के आधार पर। किसके आधार पर यह विभाजन रहा, पेशीय तनाव के आधार पर विभाजन था। अगला जो विभाजन होता है, अगला विभाजन अगर देखा जाए तो जो हमारा अगला विभाजन होगा वो किसके आधार पर होगा। तो अगला विभाजन अगर देखा जाए तो मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर। अगला विभाजन जो होगा वो मुख और नाक से, मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर होता है। मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर होता है। देखा जाए मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भैया आपके दो प्रकार से होते हैं। एक तो देखा जाए ये आपके निरा अनुनासिक स्वर होते हैं। क्या होते हैं, निरा अनुनासिक स्वर होते हैं। तो जो निरा अनुनासिक स्वर है हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। यानी जो निरा अनुनासिक स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हवा का प्रवाह केवल मुख से, यानी कह सकते हैं हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह केवल मुख से होता है। हवा का प्रवाह केवल मुख से होता है। तो केवल मुख से होता है हवा का प्रवाह, इसे हम क्या कहते हैं, निरा अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत भैया आपके जो आते हैं सभी स्वर आते हैं। यानी कह सकते हैं इस तरह से ये आपके जो स्वर होते हैं ये आपके कौन से स्वर होते हैं, ये सब निरा अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, निरा अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो दूसरा हमारा पॉइंट है किसके आधार पर देखा जाए, यानी इसी के आधार पर उसे हम कह सकते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कह सकते हैं, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। तो जो हमारे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर होते हैं इनकी चर्चा हम करते हैं। देखा जाए तो इनके उच्चारण में क्या होता है, तो इनके उच्चारण में इसमें यह होता है कि हवा जो होती है वो मुख और नाक से दोनों निकलती है। इसमें जो वायु का प्रवाह होता है, इसमें जो वायु का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह मुख और नाक दोनों से होता है। मुख और
नाक दोनों से, इसमें मुख और नाक दोनों से होता है। तो जिसमें वायु का प्रवाह मुख और नाक दोनों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। देखा जाए तो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आपके स्वर आते हैं ये देखा जाए। कुछ इस तरह के स्वर अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी इस तरह के स्वर देखा जाए तो इसमें ये अनुनासिक स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये अनुनासिक स्वर होते हैं। इसमें ये आपके आते हैं हर्ष, यानी इसके ऊपर आपकी चंद बिंदी लग जाती है। क्या लग जाती है? चंद बिंदी, यानी ये आपके होते हैं अनुनासिक स्वर। यहाँ से देखा जाए ये भी आपके क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर। तो जो इस तरह से स्वर लिखे जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। तो हम कह सकते हैं मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर ये आपका स्वरों का विभाजन है। किसके आधार पर? मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर। अगर देखा जाए कि अगला विभाजन जो क्या होगा, अगला विभाजन ये है, इसी के मतलब आधार पर देखते हैं अगला विभाजन। इसी के आधार पर अगला विभाजन देखा जाए तो हमारा अगला विभाजन हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वर का विभाजन किस रूप में होता है, यानी स्वर का विभाजन ही उच्चारण स्थान के मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर देखना है। तो सबसे पहला क्या होता है? ये कंठ होता है। सबसे पहला कंठ के आधार पर, यानी इसके आधार पर देखा जाए तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण, चलिएगा मतलब देखा जाए कि इसका कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण केवल कंठ से होता है। तो उसमें देखा जाए इसमें कंठ होता है। ऐसे कुछ हमारे होते हैं जिनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ऐसे कुछ स्वर होते हैं जिनका उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। चलिएगा इसके सेशन की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, चलिएगा ठीक, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और सर आएंगे और आपको सूचित करेंगे कि आज के लिए या कल के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक, आइए सर। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की कहानी है। यही मेरे राणा की भूमि है, यही मेरे शिवा की कहानी है, यही मेरे माझी की दीवानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, जो भी आप समझे हमको, आप अगर ये क्लास कंटिन्यू चाहते हैं, आपसे बस केवल हम इतना चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चल पाए, ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू चला पाएँ, ताकि सर को भी आपसे मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। अगर आप क्लास को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा क्लास को शेयर करें, फैलाएंगे। अगर आप क्लास को कंटिन्यू चाहते हैं मित्र, तो बस केवल इतना करो, दोस्त या भाई बहन जो आप हमें समझें, जो भी आप संबोधन समझ लें, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसा कि सर ने कहा था कि ये अवध के केडी का वादा है, वो आपको पूरा कराएंगे मित्र। अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग आप हैं, वादा है चाहे जितने लोग हों, सर ने वादा किया है तो ये रघुवंशियों का वादा है कि ये पूरा करके जाएंगे, आपको पूरा क्लास पढ़ाएंगे। लेकिन मित्र, आप अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाएं। हम अपने हिस्से का ज्ञान आपको दे रहे हैं, सर आपको अपने हिस्से का ज्ञान दे रहे हैं। बदले में आपसे क्या चाहते हैं? बस आप अपने हिस्से का 10 सेकंड का कर्तव्य निकालें, क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। चलिए, आज के सेशन का समापन यहीं पर किया जा रहा है और अगला जो हमारी क्लास होगी या अगला जो आपका विभाजन होगा अगले सेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।